उनका एक हाथ नहीं था, एक आँख नहीं थी। उनके जिस्म पर लगभग 80 से ज़्यादा जख्म हो गए थे और उन्होंने करीब 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे। ये वीर योद्धा और कोई नहीं बल्कि राणा सांगा थे। अब इन्हीं के नाम को लेकर देश भर में संग्राम देखने को मिल रहा है और इस संग्राम की वजह है सपा से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हो चला है। तो चलिए सबसे पहले उनका वो बयान सुन लेते हैं कि उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा था। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। सभापति महोदय प्लीज, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। तो ये था सपा के राज्यसभा सांसद का बयान, जिसको लेकर अब देश भर में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है और कई हिंदू परिषद हो या करणी सेना हो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, माफ़ी की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके बचाव में अखिलेश यादव ने क्या कहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इतिहासकार के साथ और कई सवाल है उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सुनिए पहले अखिलेश यादव का बयान। रामजीलाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो ये था अखिलेश यादव का वो बयान जो उन्होंने अपने सांसद के बचाव में दिया। लेकिन इसको लेकर सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक में कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बाबर को राणा सांगा ने भारत आने का न्योता दिया था? तो इन सवालों को लेकर एक बार इतिहासकार से बातचीत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इतिहासकार सुशील कुमार पांडे जी। तो सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? सबसे पहले तो इस सवाल को क्लियर कीजिए, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। देखिए, इतिहास में जो तथ्य स्वीकार किए जाते हैं
वे तभी स्वीकार किए जाते हैं जब उनका प्रमाणिक स्रोत हो। जी। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी फुजर के बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, उसके तीसरे भाग में बाबर ने लिखा है कि इब्राहिम लोदी एक बहुत ही अनुभवहीन और लापरवाह नवयुवक है जो जी। अपने अधिकारियों को ही संभाल नहीं पा रहा है और उसके कारण उसके दरबार में लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं। और मुझे उसके जो पंजाब के इक्तेदार हैं, उसके जो अधिकारी हैं दौलत खान लोधी और उनके चाचा आलम खान लोधी की तरफ से निमंत्रण मिला है भारत पर आक्रमण करने का। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उनको संग्राम सिंह जी, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखने का प्रयास किया कि राणा सांगा को आमंत्रित किया बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए और उनसे सहयोग मांगा और उनको पत्र लिखा, लेकिन ऐसा कोई भी पत्र हमारे किसी अभिलेखागार में या हमारे जी। स्रोत के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए इतिहास में प्रमाणिक तौर पर उसी को स्वीकार किया जा सकता है जिसका लिखित वर्णन है और उसको हम प्रमाणिक तौर पर सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है जिसमें यह प्रमाणित हो कि राणा सांगा ने भारत के लिए आमंत्रित किया। देखिए, इसमें एक विषय और है कि बाबर को अगर जी। कोई आमंत्रित न भी करता तब भी बाबर भारत पर आक्रमण जरूर करता, क्योंकि इसके पहले भारत पर वो 4 बार आक्रमण कर चुका था। उसने बाजौर और भेरा के किले पर आक्रमण किया और अपने 5वें प्रयास में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। और बाद में भी देखिए क्या हुआ कि इसके जस्ट ठीक 1 साल बाद 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने अपने सैनिकों के साथ एक अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी मृत्यु हुई, इसमें उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर पूरी तरह संदेह है कि राणा सांगा ने उनको भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। जी। लेकिन सुशील जी, एक सवाल और है कि कहा तो ये भी जाता है कि मेवाड़ पांडुलिपि के मुताबिक कि बाबर ने उल्टा न्योता दिया था राणा सांगा को, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ जी, जैसा मैंने भी आपको बताया कि बाबर ने संभवतः, देखिए, एक ऐसा लोगों का मत है कि चूंकि बाबर उस समय एक गंभीर संकट में था और बहुत गरीबी की स्थिति में वो काबुल से आगे बढ़ा जी। और जब भारत की उसने विजय प्राप्त किया तो काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और यह कहा कि काबुल की गरीबी हमारे लिए फिर नहीं, अब उस गरीबी के दौर से बाहर निकल चुके हैं। उज्बेकों ने उसको अपनी मातृभूमि फरगना से बाहर निकाला और परिणाम यह हुआ कि लगातार संघर्ष में फंसे होने के कारण वो भारत की ओर आगे बढ़ने लगा। और भारत में भी उसको जो बड़ा संकट था वह अफगानों से था, जी। क्योंकि उस समय यहाँ पर अफगान शासन में थे। इस कारण से बाबर निश्चित रूप से ऐसा चाहता था कि उसे कहीं न कहीं संग्राम सिंह जी का या राणा सांगा जी का सहयोग मिले। तो संभव है कि ऐसा उसने सहयोग के लिए कोई पत्र लिखा हो, लेकिन भारत आमंत्रित किया गया राणा सांगा के द्वारा, यह तथ्य पूरी तरह से अनैतिहासिक और तथ्यों से परे है। जी सर, एक बार सुशील जी वो भी बताएं कि उस वक्त जिस तरह अभी आपने बाबर की उस वक्त की स्थिति बताई है, राणा सांगा की स्थिति भारत में कैसी थी, कितने मजबूत थे वो? हाँ, देखिए, जब भारत में दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी तो उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होनी शुरू हुई और जो एक बड़ा अफगान राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ, लोदी वंश, जिसकी शुरुआत बहलोल लोदी ने किया, जी। फिर सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी आए। तो लोदियों से अलग हटकर भारत में कई क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए, लेकिन जो राजपूताना का राज्य है यह चूंकि लगातार मेवाड़ जो राज्य था वो लगातार काफी लंबे समय से चला आ रहा था और वहां पर सिसोदिया जो राजवंश है, सिसोदिया वंश का शासन था और महाराजा संग्राम सिंह जी भी लगातार अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्न करते रहते थे और इनका लगातार कई बार युद्ध हुआ लोदियों से, अफगानों से और आसपास क्षेत्रीय राज्यों से भी इनकी संघर्ष स्थिति बनी रहती थी। तो निश्चित रूप से इनके पास उतना संसाधन या उतनी सैन्य व्यवस्था अपेक्षाकृत नहीं थी, लेकिन चूंकि इनके पास शौर्य था, इनके पास एक ऐसी विजय की गाथा थी और उनका ऐसा आत्मविश्वास था, उसके बल पर एक छोटा राज्य होने के बाद भी उन्होंने लगातार संघर्ष किया। जी सुशील जी, इस बीच अभी आपने अखिलेश यादव जी का भी बयान सुना। उन्होंने जो शिवाजी के राज तिलक वाली बात कही कि उनके पैर के अंगूठे से राज तिलक कराया गया था, वो वाक्य क्या है, जरा वो भी बताएं। देखिए, जब शिवाजी छत्रपति बनते हैं, स्वयं को छत्रपति घोषित करते हैं और एक महान मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं, जी। तो एक समस्या आई कि उनका राज्याभिषेक किस प्रकार से हो।
तो चूंकि परंपरागत जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें माना जाता था कि शासन करने का अधिकार केवल क्षत्रिय का है और क्षत्रिय का ही राजतिलक हो सकता है और वही शासन कर सकता है। तो इस कारण से जो स्थानीय धार्मिक लोग थे उन्होंने इस प्रकार का कोई भी प्रक्रिया कराने से, कोई भी राज्यारोहण उनका हो रहा था उसमें कोई भी अनुष्ठान करने से मना किया। तो वाराणसी से पंडित गंगा भट्ट को बुलाया गया और गंगा भट्ट जी ने यह अनुष्ठान किया और विधि पूर्वक यह अनुष्ठान हुआ और उसके बाद शिवाजी छत्रपति घोषित हुए। ठीक है। सुशील जी, एक बात ये भी ज़रा साफ करें कि इस बीच एक सवाल ये भी आ रहा है सोशल मीडिया पर, हालांकि अभी तक इस पर कोई ऐसा बड़े किसी नेता का बयान सामने नहीं आया है कि उस वक्त राणा सांगा ने जो बुलाया था, हालांकि ये सवाल आप क्लियर भी कर चुके हैं, पर इसके आगे मैं एक कड़ी जोड़ रहा हूँ कि राणा सांगा ने बाबर को यहाँ निमंत्रण दिया था आने के लिए, ये सोचते हुए कि वो आएंगे और लोधी से लड़ेंगे और उसके हार जाने के बाद, उसको हरा देने के बाद कुछ समय रहकर फिर वापस वहाँ चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद बाबर यहीं टिक गए और मुगलिया सल्तनत उसके बाद से यहाँ पर शुरू हो गई। तो इस सवाल को लेकर क्या कोई तथ्य मौजूद है? देखिए, यह एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि ना मूलम लिखते किंचित, हम बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक इतिहासकार का जो कार्य है वह एक न्यायाधीश की तरह है जो सभी प्रकार की चीजों से मुक्त होकर के और एक निष्पक्ष भाव से निर्णय देता है। तो यह जो भावना है एक इतिहासकार के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और जनश्रुतियों में कुछ ऐसी बातें अगर कही जा रही हैं तो मैं मानता हूं वो इतिहास के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुशील जी, बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध भी हुआ था, उसके बारे में भी बताया, क्योंकि अभी इससे पहले आपने अपने जवाब में बताया कि इससे पहले बाबर 4 बार आए और हार कर वापस चले गए, फिर वो अपनी आखिरी बार ये कोशिश करने के लिए आए थे। तो एक बार खानवा के युद्ध के बारे में भी ज़रा बताइए। जी, 16 मार्च 1527 को फतेहपुर सीकरी आगरा के पास एक खानवा नामक स्थान है जहां पर राणा सांगा की सेना और बाबर की सेनाओं के बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। क्योंकि बाबर को यह पता था कि दिल्ली सल्तनत के जो उत्तराधिकारी थे, अफगानों को पराजित करने के बाद, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत की जो दूसरी बड़ी शक्ति है वह यहाँ पर मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूत हैं, जिनको बिना हराए हुए हम भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ और यही एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसमें बाबर को जब ऐसी स्थितियां आने लगी कि वह पराजित हो सकता है, क्योंकि राजपूतों ने एक अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया और उसके कारण मुगल सेनाएं काफी हतोत्साहित हो गई थी। तो ये इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने धर्म युद्ध का इसको नाम दिया और अपने सैनिकों को आश्वस्त किया कि इस युद्ध को जीतने के बाद उनको ढेर सारी धन दौलत मिलेगी, ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि बाबर को यहाँ अपने सेनाओं की स्थिति बेहतर नहीं लगी और इसका परिणाम भी अच्छा आया कि उसके सैनिकों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए जिहाद के नारे के बाद उनमें ज्यादा गतिशीलता आ गई, ज्यादा उनमें युद्ध लड़ने की क्षमता आ गई और उसका परिणाम ये हुआ कि अंततः इतना शौर्य का प्रदर्शन करने के बाद भी राणा सांगा की सेना पराजित हुई। हालांकि मेदिनी राय जो चंदेरी का उस समय शासक था और संग्राम सिंह का अधीनस्थ था, राणा सांगा का अधीनस्थ था, उसने भी बड़ा शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन बाबर ने उनको भी पराजित किया। तो इस प्रकार से एक जो महान भारतीय शौर्य की गाथा है कि बहुत कम संसाधनों में जिस प्रकार से सिसोदिया राजपूतों ने एक विदेशी आक्रमणकारी का सामना किया और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, यह भारतीय इतिहास में शौर्य की एक अप्रतिम गाथा है। जी सुशील जी, इस बीच जिस समय की ये बात है तो राणा सांगा और बाबर के बीच एक ऐसा भी युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी और बाबर पराजित हुआ था। देखिए, ऐसा इतिहास में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है, लेकिन चूंकि इतिहास में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है तो इसलिए इस पर स्पष्ट रूप से कोई राय नहीं दी जा सकती है। चलिए, शुक्रिया सुशील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल राणा सांगा को लेकर जो सपा सांसद की तरफ से बयान दिया गया है उसको लेकर देश भर में कई सवाल देखने को मिल रहे हैं और रोष इतना देखने को मिल रहा है कि कई जो हिंदू संगठन है या करणी सेना है वो कई चेतावनी भी दे रही है प्रशासन को भी कि वो अखिलेश यादव अपने सांसद से माफ़ी मंगवाए
और संसद से भी उस हिस्से को हटवा दिया जाए। खैर, अब इसमें आगे फिलहाल क्या अपडेट देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। ये सब आपको TV9 डिजिटल पर हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।